गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों 10 दिन बचे आपके पेपर में। सर 10 दिन में क्या करें सर, कुछ इस तरीके से बता दीजिए कि हमारे एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए, खासतौर से हम पास हो जाए। बेटा आपने पिछले 5-6 महीने से लगातार आपने स्टडी की है, क्या करना चाहिए सर 10 दिन में, नहीं करना चाहिए, इस बात पे मैं अभी आपके सामने आऊंगा। लेकिन पहले मैं बात करूंगा, अभी पीछे हमने एक मॉक टेस्ट दिया था, अभी आपने एक रिसेंटली सेकंड मॉक टेस्ट दिया। जिन बच्चों ने सेंटर पे आके दिया उनसे मेरी कुछ बात हो पाई थी जब उन्होंने कॉपी सबमिट की, कुछ से नहीं हो पाई, वो टाइमली फ्री हो गए, चले गए। जो बच्चे नहीं आ पाए, कुछ भी कारण हो सकता है, घर में कोई मेंबर कोविड में है या कुछ डरे हुए है सर, हम तो घर वालों ने मना कर दिया बाहर जाने से, या फिर काफी दूर पड़ेगा सर, तो अभी हम सर घर पे ही स्टडी कर रहे हैं, तो वो नहीं आ पाए, तो उनको हमने ऑनलाइन भी फैसिलिटी दी कि वो अपना टेस्ट ऑनलाइन सबमिट कर सके। पिछले टेस्ट के मार्क्स आपको मिल चुके हैं, जो अभी सेकंड टेस्ट हुआ है मॉक टेस्ट, उसके भी आपको, क्योंकि एग्जाम पास है तो आपको कल या परसों में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मेन पॉइंट क्या है बच्चों, जो मैंने बच्चों की कॉपियां चेक की, खासतौर से अकाउंट्स एंड लॉ जो मेरे पेपर है, जो बाकी के पेपर से बाकी टीचर्स भी मेरी बात हुई, तो कुछ ऑब्जर्वेशन वहां से मुझे मिली, मैं आपसे वो बातें आपसे रखना चाहता हूं। और उम्मीद है कि जिन बच्चों ने टेस्ट दिए हैं उनको बात समझ में आएगी, और जिन्होंने किसी कारण से अभी तक भी कोई मॉक टेस्ट अपियर नहीं किया, पहले तो मेरी उनसे एडवाइस है कि कल या परसों जल्द से जल्द हमारे कोऑर्डिनेटर से आप बात करके फौरन ही एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। बच्चों इसका टाइम मैनेजमेंट, यकीन मानिए आपको अपने बारे में जैसा भी लगता हो, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट अपियर करते हैं तो बहुत सारी बातें आप सेल्फ असेस कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि इन गलतियों को या किस बातों का आपको ध्यान रखना है जो आपका मेन एग्जाम होगा। तो कुछ बातें मैं जरा आपसे शेयर कर लूं। सर एग्जाम में बच्चा आपके जो पेपर है, जो स्टार्टिंग 2 पेपर्स है वो आपके 3 आवर्स पेपर, अब 3 घंटे का पेपर है सर, तो 2 बजे से सर पेपर स्टार्ट होगा। बच्चों पहली डे 1 कम से कम जो फर्स्ट पेपर होगा आपको एटलीस्ट 1 आवर बिफोर सेंटर पे पहुंचना। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हो सकता है पहुंचने करने में आपको टाइम लग जाए। पहली बार आप सेंटर पे जाएंगे तो कुछ बच्चों को स्कूल की जानकारी होगी, कुछ को नहीं होगी। वैसे भी इस बार 2 एग्जाम सेंटर है, ऑलमोस्ट सभी सिटीज में आईसीआई ने कोविड की वजह से 2-2 सेंटर एग्जाम सेंटर बनाए हैं। तो आपका जो भी एग्जाम सेंटर है, आप उसको अपने एडमिट कार्ड पे वो सेंटर एड्रेस आ रहा होगा, आप उस पे सेंटर पे 1 आवर बिफोर पहुंचिए। सर क्या फायदा होगा बेटा, एक तो ये कि आप टाइमली पहुंचेंगे। कई बार ऐसा होता है बच्चा बिल्कुल डरा हुआ होता है, लास्ट मिनट में पहुंचता है, उसको लगता है कि मैं अब कौन से रूम में जाना है, रोल नंबर कहां से, क्योंकि वहां पर एक बाहर लिस्ट लगी होगी आपके रोल नंबर से, रूम नंबर अलॉट हुआ होगा। हार्डली आई थिंक 12 स्टूडेंट को उन्होंने इन अ सिंगल रूम अलाउ किया है कोविड की वजह से। तो आप अपने जो प्रॉपर चीजें है, मास्क या सैनिटाइजर, वो लेके भी जाएंगे, वहां पर भी अवेलेबल है। लेकिन आपको मैं ये भी बताता चलूं यहां पर कि पेपर में 2 पेपर जो शुरू के रीडिंग पेपर आपके बेटा, उसमें 15 मिनट्स आपको रीडिंग टाइम है। यानी कि अगर मैं 1 बजे आपको बोलने के लिए पहुंचने के लिए बोल रहा हूं 2 बजे में, तो आप 10-15 मिनट का लेट भी होते हैं तो 1:30 बजे आपको एंट्री करनी है। और बाकी सिटिंग अरेंजमेंट ढूंढने करने में जब आप बैठेगी तो आपको कॉपी मिल जाएगी 15 मिनट्स बिफोर, क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो बेटा उस 15 मिनट को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। क्वेश्चन 1 कंपलसरी होगा। अकाउंट्स में क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू फॉल्स में आता है। कुछ थ्योरेटिकल पार्ट एएस भी आपका आ सकता है, स्टार्टिंग की थ्योरी वाला पार्ट है वो आपका आएगा। किसी चैप्टर का कोई हो सकता है कि कोई कंसेप्चुअल पार्ट भी आ जाए। तो ऑलमोस्ट फर्स्ट क्वेश्चन आपका अकाउंट्स में कंपलसरी है, इसी तरह बेटा लॉ में भी आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी मिलेगा, बाकी में आपकी चॉइस होती है। तो आप कम से कम चॉइस पेपर में पूरा पेपर, जब क्वेश्चन पेपर आप रीड करेंगे तो आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि भाई आपको किस क्वेश्चन को लीव करना है, कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, या उन क्वेश्चंस का सीक्वेंस भी बना सकते हैं। इसलिए इस 15 मिनट्स को आपको बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है, बट उसके लिए जरूरी है कि आप 1 आवर बिफोर सेंटर पे अवेलेबल हो। और बातें सुनिए, जो बच्चे गलती करते हैं, और आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप नहीं करेंगे, और अगर आज इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपने वो गलती दोहराई तो बच्चों फिर तो आप समझ सकते हैं कि मैं अब कहीं ना कहीं बाद में जब रिजल्ट आएगा तब आपको लगेगा कि काश हमने सर की बात मान ली होती, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल मानोगे ना मेरी बात। चलो मैं आपको कुछ पते की बात आपको बताता हूं। सबसे चीज कि पेपर में आपको कोशिश ये करनी है कि जो रिटन पेपर है, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर नंबर 1 अकाउंट्स में, पेपर नंबर 2 लॉ एंड बीसीआर, आपको इन पेपर्स में 100 मार्क्स का पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है।
कोशिश करनी है 95 रह जाए, 94 रह जाए, 97 रह जाए, इट्स ओके। क्योंकि बेटा अगर आप सोचे कि 60-70 मार्क्स का हमने पेपर अटेम्प्ट कर लिया और हम पास हो जाएंगे, तो आप ऐसी गलतफहमी में मत रहिएगा। कम से कम 80 मार्क्स का पेपर मिनिमम अटेम्प्ट करना है। और मैं आपको बोल रहा हूं 95 आउट ऑफ 100 ही आप अटेम्प्ट करें, 100 to 100 बहुत अच्छा होगा फर्स्ट 2 पेपर्स। लेकिन जो बाकी के 2 पेपर्स है आपके, और उसमें टाइमिंग भी कम है, उसमें रीडिंग टाइमिंग भी नहीं है, और आप सेंटर देख भी चुके होगे, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं और आप 2 बजे का पेपर आप 1:30 बजे सेंटर पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि रीडिंग टाइम नहीं होगा एमसीक्यू पेपर में। और पेपर भी आपका 2 to 4 होगा, यानी 2 आवर्स का पेपर है। उन पेपर्स में 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है। क्या समझ में आई बात आपको? सर ये आप क्या बात कर रहे हो सर, हमें तो सब आता होगा तो क्यों नहीं करेंगे? बेटा यही बात समझने की है। जो आपका एमसीक्यू पेपर है उसमें नेगेटिव मार्किंग है। अभी मैंने देखा कुछ बच्चों की, जो अभी मॉक टेस्ट हुआ था उसमें कॉपी मैंने, बाकी मुझे फैकल्टीज ने भी बताया, तो करेक्ट इनकरेक्ट तो पता चल जाता है बेटा, कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किया, इनकरेक्ट किया। और अगर किसी बच्चे को अपने पिछले रिजल्ट की डिटेल में चाहिए करेक्ट इनकरेक्ट और ब्लैंक, तो वो भी वो ले सकता है, हमारे सेंटर से बात कर सकता है। तो उसमें एक बच्चे का तो रिजल्ट मैं आपको बता दूं, अदरवाइज बच्चा पास था, मींस आउट ऑफ 100 40 इज द मिनिमम टू पास। 50 आ जाए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एग्रीगेट 50% चाहिए। उस बच्चे के 45 करेक्ट क्वेश्चंस थे, लेकिन उसने नेगेटिव मार्किंग की वजह से फेल हो गया बच्चों। एक बच्चा तो 50 मार्क्स लेकर आया, वो भी फेल हो गया नेगेटिव मार्किंग की वजह से, क्योंकि बाकियों में 100% बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। सर मैं नहीं समझता बेटा कि आपने सारे क्वेश्चन पूरे तरीके से रीड किए होंगे, या ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई हो। तो बेटा कहीं ना कहीं जिन क्वेश्चंस में, देखो 3 स्पेल में आप क्वेश्चंस को बांटिएगा, सीखोगे। बेटा क्वेश्चन आपको 100% क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर याद आ रहा है और आंसर आपको मिल भी रहा ऑप्शन में, तो आप उसे जरूर अटेम्प्ट कीजिए। जिस क्वेश्चन में आपको 50-50 लग रहा है, उससे थोड़ा सा डेफर कर दीजिए। जिस क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बेटा बेटर है कि आप उसको इग्नोर करें, यानी कि आप उसको छोड़ दें। लेकिन अगर छोड़ने की संख्या आपकी ज्यादा क्वेश्चंस की है, तब आप देखिए चांस भी ले सकते हैं। लेकिन एडवाइस ये है कि आपके अगर कहीं 5, 10, 15 क्वेश्चंस ऐसे लग रहे हैं कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बेटा कर सकते हैं, यानी कि आप बाकी 2 पेपर्स में 90% अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, जो कि आमतौर पे जो पासिंग बच्चे होते हैं, जो अच्छा स्कोर लाते हैं, मैं उनकी आपको क्रेडेंशियल बताऊं तो 90% अगर आप कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन पेपर, तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में। लेकिन 100 वाला नहीं है, क्योंकि फिर तो वो कहीं ना कहीं ABCD लगा क्या है, वो अपने लक को वहां पर चेक कर रहा है। बेटा लक ऐसे आपको मदद नहीं करेगा। तो 2 बातें आपने मेरी ध्यान नोट की। आपने पहला, एग्जाम सेंटर पे टाइम पे पहुंचना, रीडिंग टाइम फैसिलिटी को फुल यूटिलाइज करना है। सेकंड क्या करेंगे सर, शुरू के 2 पेपर में 100% पेपर कवर करेंगे, कोशिश करेंगे, और बाकी के पेपर्स में, बाकी लास्ट के 2 पेपर्स में हम 100% नहीं करेंगे। जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, जो हमने नहीं पढ़ा, उसको हम छोड़ देंगे। गलत करने से अच्छा आप उसको छोड़ दें। 2 बातें हो गई। तीसरी बात पे आता है, और ये भी बस मुझे बतानी जरूरी है। कुछ बच्चों ने को मैंने देखा कि क्वेश्चन पेपर को कोशिश करते हैं, जब आंसर शीट पे आंसर लिख रहे तो क्वेश्चन पेपर को ही पूरा कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ खास तौर से केस स्टडी में। बेटा बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अब अननेसेसरी अपना टाइम खराब करना है। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर आपको डालना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर डालने में भी आप जरा समझो, देखो बच्चे क्या गलती करते हैं। क्या बेटा, क्वेश्चन मान लीजिए आपका ये पेज नंबर 1 है क्वेश्चन में, है ना बेटा, ये आपका बुकलेट में जो आंसर बुकलेट आपको मिलेगी, लेट्स से ये पेज नंबर 1 है आपका, ठीक है। तो बच्चे ने स्टार्ट किया कोई भी क्वेश्चन, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट A स्टार्ट किया, इस तरीके से लिखा होगा। बच्चे ने यहाँ पर अपना आंसर अपलोड कर दिया, जहां पे भी उसका आंसर कंप्लीट हो गया, बच्चे ने सीधा क्या किया, B स्टार्ट कर दिया। करना भी चाहिए। क्वेश्चन में 2ABC मान लीजिए पार्ट है, फिर स्टार्ट कर दिया C पे। अब ये भी हो सकता है कि ये तीनों पार्ट आपके सेम पेज पर हो, ये भी हो सकता है पार्ट 2 जो आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया उसकी लेंथ ज्यादा है, तो माइट बी कि ये आपका आंसर पेज नंबर 2 पे आ रहा हो, ये आपका आंसर पेज नंबर 3 पे आ रहा हो। बेटा एग्जामिनर इसको लिंकअप कर पाए कि आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट चल रहा है, और कहीं ऐसा भी हो रहा है कि कुछ क्वेश्चंस के अंदर सब पार्ट होते हैं। तो बेटा मेरी बस एक एडवाइस है, जहां पर भी आपका नया क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, यानी क्वेश्चन का सेपरेट पार्ट स्टार्ट हो रहा है, मीन सेपरेट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, आप उस पर नंबरिंग दोबारे से देंगे, यानी आपको 2B करना है, खाली B नहीं लिखेंगे। आपको हर बार क्वेश्चन का भी बताना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन नंबर 2 का B पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का C पार्ट है। मेरी बात ध्यान से समझ रहे हैं आप।
ऐसा ना हो जाए कि आप तो बेचारे मेहनत करके क्वेश्चन पेपर में लिखें और एग्जामिनर उसको चेक भी नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने गलती क्या कर दी, आपने बी सी डी लिख दिया और कहीं ना कहीं कुछ चीजें और भी किसी का सब पार्ट था और वो कॉपी चेक होने से रह गई। तो जब कभी भी आप कोई क्वेश्चन, क्योंकि जितने भी आपके अगर क्वेश्चन में देखे ए बी सी पार्ट होते हैं वो सेपरेट मार्क्स हैं उनके और वो सेपरेट क्वेश्चन है। लो में ऐसा हो सकता है कि पार्ट ए जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का है, पार्ट बी जो पार्टनरशिप एक्ट का है। बताइए कैसे एक ही क्वेश्चन में आएगा? नहीं आएगा। तो ये सेपरेट क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, उसको क्वेश्चन में बी और सी की जगह आपको उसका बताना पड़ेगा हर बार कि क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी है, क्वेश्चन नंबर 2 का सी है। तो ये बात आपको, और जितना हो सके जहां क्वेश्चन आपका खत्म हो रहा है, दूसरा क्वेश्चन पार्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें एक आप रीजनेबल स्पेस जरूर दें। ऐसा नहीं कि आपने एक लाइन का छोड़ा और उसको लिख दिया। एग्जामिनर को पता चलना चाहिए, उसको मार्किंग का एरिया भी चाहिए। तो आपको बताना पड़ेगा कि यहां पर मेरा पार्ट खत्म हुआ है और अब मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। सेम पेज पे कर सकते हैं, स्पेस लेकिन रीजनेबल हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल नीचे से स्टार्ट हो रहा, कोई कॉपी की बिल्कुल आप बॉटम से आप कहीं ना कहीं स्टार्ट कर पा रहे हो, बेटर कि आप नेक्स्ट पेज से आप फ्रेश आप वहां पर मार्किंग से स्टार्ट करें। एक दो लाइन अगर ज्यादा जा रही है तो इस पेज में छोड़ दे, कोई कंडीशन नहीं। अच्छा, कुछ बच्चों को मैंने ये भी देखा कि उन्होंने क्या किया, प्री नंबरिंग कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट किया बच्चों, बी उनको नहीं आता तो बी के लिए स्पेस छोड़ दिया, फिर वो सी पे चले गए। बेटा आप ऐसा करें, कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आप जब भी करें तो क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट करें, ठीक है। और आप ऐसा कर रहे हैं कि क्वेश्चन 3 का ये यहां कर दिया, फिर क्वेश्चन 5 कर दिया, फिर 7 कर दिया, फिर आपने दोबारा उठा के क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट किया, तो बेटा कहीं ना कहीं एग्जामिनर जो है ना बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। मजबूरी हो तो कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आप क्वेश्चन वही उठाइए जिसका आप सभी पार्ट कर पा रहे हैं। वैसे भी एग्जाम में आपको करने हैं, और जो भी आप क्वेश्चन ले रहे हैं, आप अगर कहीं क्वेश्चन की लीव है तो वो पूरा ही क्वेश्चन छोड़ना है, एबीसी सारे पार्ट, और जिसको भी आप कर रहे हो उसके सभी पार्ट आपको करने हैं। तो बेटर है कि आप उसको साथ साथ करें। 3 बातें हो गई। चौथी बात सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट। सर हमें तो क्या होता है ना सर, क्वेश्चन लिखते लिखते पता ही नहीं चलता सर टाइम कितना हो गया। अच्छा चलो सर घड़ी भी रख ली सामने, लेकिन बाद में पता चलता है घड़ी तो हमने रखी कि 3 आवर्स का पेपर है, 2 घंटे हो गए, कोई बात नहीं अभी बना रहे, लेकिन पता चला क्वेश्चन पेपर तो बहुत बचा हमारे पास। फिर क्या होगा? चलो कैसे समझिए बच्चों, जो स्टार्टिंग के आपके 2 पेपर से कितना टाइम मिलेगा आपको रीडिंग टाइमिंग के अलावा लिखने के लिए? 3 आवर्स। अच्छा 1 आवर में कितने मिनट्स हो गए जल्दी बता दो? 60 सर। टोटल हो गए 180 मिनट्स। कितने मिनट्स हो गए? 180। इसमें से मैं 30 मिनट्स माइनस कर देता हूं फॉर योर मार्जिन पर्पज से। आप मान के चलिए कि आपको 150 मिनट्स के अंदर, बेटा 150 मिनट्स के अंदर आपको 100 मार्क्स का पेपर सोल्व करना है। ये है इक्वेशन। इससे क्या समझ में आया? अगर आप इसको अब कवर करेंगे तो आपके 1 मार्क्स के लिए आपके पास टाइम अवेलेबल है 1.5, यानी 1.5 मिनट आपके पास अवेलेबल है एक नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि किसी क्वेश्चन के मार्क्स मान लीजिए 5 मार्क्स है, किसी का क्वेश्चन 14 मार्क्स का है, अकाउंट्स में बड़े क्वेश्चन भी मिलेगी आपको, 8 मार्क्स भी हो सकता है, 2 मार्क्स भी हो सकता है। तो क्या करें? तो बेटा 1 मार्क्स के लिए आपके पास 1.5 मिनट्स अवेलेबल होंगे। इट मींस अगर आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 2 का मान लीजिए ए पार्ट, और आपको टॉप पे मिल जाएगा या उस क्वेश्चन के बाद में मिलता है, आपको मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन मान लीजिए 10 मार्क्स का है। अगर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको इसको 15 मिनट्स देने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन स्टार्ट करते वक्त अपनी आप घड़ी को देख लीजिए कि अब यहां से आप पे 15 मिनट है। पर मैं ये नहीं कह रहा हूं 15 मिनट आते ही आप फौरन पेन को रोक दे। हाँ, वो एक मैसेज जरूर है, इंडिकेटर है कि अब आपको अपने क्वेश्चन को वाइंड अप की तरफ बढ़ना चाहिए, नहीं तो आपका पेपर जो है ना वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, वो जो 30 मिनट्स हमने मार्जिन रखे थे ना बेटा, वो इसी चीज के रखे थे। अभी से 15 की जगह 17 ले लीजिए, 16 ले लीजिए, लेकिन ये एक इंडिकेशन है कि अब आपके पास टाइम इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया है। और अगर आपसे फिर भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है या किसी क्वेश्चन में आप अटक गए हैं, आपका BRS है वो हो नहीं मिल पा रहा, उसका जो बैलेंस है या बैलेंस शीट का बैलेंस नहीं मिल पा रहा है, तो लीव इट बेटा। बेटर है कि आप उसमें गलतियां ढूंढने की जगह, क्योंकि आपका टाइम खत्म हो चुका है, आप किसी नए क्वेश्चन की तरफ जाए। तो आप ऐसा जरूर कीजिएगा। ये टाइम मैनेजमेंट है आपके पास 100 मार्क्स को कवर करने के लिए 150 मिनट्स अवेलेबल होंगे। ये बात आपको ध्यान रखें। टोटल मैंने अब तक कितनी बातें बता दी आपको, जरा इसको आप पॉइंट आउट भी कर सकते हैं। टोटल जो मैंने 4 चीजें अभी तक आपको बताई, कौन कौन सी 4 चीजें बताइए? पहला, सेंटर पे टाइम पे पहुंचना है, फर्स्ट डे कम से कम 1 आवर बिफोर। 15 मिनट्स जो रीडिंग टाइम है उसका बेनिफिट आपको लेना है, ठीक है जी। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था?
फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में 100 मार्क्स पूरा अटेम्प्ट करना है, लास्ट के 2 क्वेश्चंस में 100 की जगह 90 पे आपको रहना है। यानी कि जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहे हैं आप उसमें लक नहीं जाएंगे, लक के साथ नहीं जाएंगे। जहां 50-50 कैटेगरी है वहां पर आप जा सकते हैं, बाकी आपको कहीं अपने आप को जबरदस्ती नहीं करना है। तीसरा पॉइंट मैंने अभी आपको बताया कि क्वेश्चन पे नंबरिंग प्रॉपर डालनी है हर बार। चौथा पॉइंट था मेरा बच्चों टाइम मैनेजमेंट। अभी जब बात करते हैं कुछ बच्चों ने जैसे अकाउंट्स में जो गलती की, अब मैं कुछ जरा सब बिल्कुल डायरेक्ट पार्ट पे आ रहा हूं, जैसे ट्रू फॉल्स था बच्चों। अब बच्चे ने ट्रू लिख दिया लेकिन आगे रीजनिंग नहीं लिखी, फॉल्स लिख दिया रीजनिंग नहीं लिखी, तो बेटा आपको 2 मार्क्स की जगह हाफ मार्क्स ही मिल पाएंगे। एक बच्चे ने तो बहुत कमाल किया, रीजनिंग उसकी सही है बट ट्रू फॉल्स गलत लिख दिया, तो बेटा ये तो ब्लंडर हो गया। क्योंकि एग्जामिनर आप मान के चलिए अगर आपका ट्रू फॉल्स, ट्रू आपका आंसर था बट आपने फॉल्स मेंशन किया हुआ है, तो वो आगे रीड ही नहीं करेगा चाहे आपका जस्टिफिकेशन ट्रू की तरफ ही जा रहा हो। तो पहली चीज तो ये कि ट्रू फॉल्स सही हो और रीजनिंग भी प्रॉपर तरीके से लिखी जाए। तो अकाउंट्स में इन चीजों का ध्यान रखिएगा। ट्रू फॉल्स आपके 12 मार्क्स के आते हैं, आपको बहुत अच्छा स्कोरिंग है तो वहां पर आपको नंबर नहीं गंवाने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। लॉ के पेपर में आ जाते हैं। कुछ बच्चों को डर लगता है सर केस स्टडी के बारे में, मैंने इसकी एक सेपरेट वीडियो भी दी थी, मैं आपको बोलूंगा वो आपको वो वीडियो भी अगर आप ऑन डिमांड करेंगे या अदरवाइज भी मैं बोल देता हूं वो आपको दे दें। बेटा केस स्टडी कैसे लिखनी है, लेकिन कुछ अच्छे बच्चों ने बहुत बड़े तरीके से लिखी है जैसे मैंने बताया था। बेटा आप कुछ बच्चे बहुत जल्दी में होते हैं, वो क्या करते हैं केस स्टडी पढ़ी और डायरेक्ट बताने चले जाते हैं और स्टार्टिंग ही वहीं से करते हैं, यस नो सर ये क्लेम कर पाएगा, ये डैमेज मिल पाएगा, ये नहीं मिल पाएगा, इसको तो जेल में डाल दो, ऐसी बातें। बेटा ये आप जजमेंट पहले मत दीजिए। आप ऑलवेज कोई भी केस स्टडी हो वो किसी ना किसी सेक्शन के या किसी एक्ट के किसी प्रोविजन से रिलेट होती है। जैसे भी पिछले मॉक टेस्ट में था बच्चों, वहां पर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एक केस स्टडी थी। केस स्टडी क्या थी उसमें कि एक व्यक्ति ने अपने लैंड को सेल किया और लेकिन उसमें एक वादा किया कि इसमें से पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड जो होगा वो किसी थर्ड पर्सन के फेवर में जाएगा। तो वो जो कंसेप्ट था वो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का था, उसके एक्सेप्शन पॉइंट नंबर लास्ट पॉइंट था वहां पर, उससे रिलेटेड था। कुछ बच्चों ने सही लिखा। तो पहले आपको केस स्टडी को पहचानना है, जिस भी प्रोविजंस पर वो बेस है वो प्रोविजंस आपको समझाना है। सेक्शन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, आप स्टार्टिंग कर सकते हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जैसे भी केस है आप उसके प्रोविजंस को समझाइए, यानी उसको डायरेक्ट क्वेश्चन मान लीजिए। फर्स्ट पैरा। सेकेंड पैरा आपका होगा जो प्रोविजन एक्ट कहता है और जो गिवन डाटा आपको है, यानी कि जो केस आपको दिया हुआ है एग्जाम पेपर में वो कितना उसका सिमिलर है, कितना वो से डिफर कर रहा है। अगर वो सिमिलर है तो सब कुछ सही हो रहा है, एज पर लो हो रहा है और सारी बातें बहुत अच्छी है। अगर डिफर है तो आपको उसके अपोजिट जाके बोलना पड़ेगा कि भाई एक्ट कुछ और कहता है, बंदे ने कुछ और किया इसलिए सर ये गलत हुआ है। तो आपको जब वहां पर आप सेकंड पैरा में कंपेयर करेंगे प्रोविजंस को और गिवन डाटा को, तो आपका जजमेंट अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा और उस जजमेंट को आप सबसे लास्ट पैराग्राफ में आप रखिए। लेंथ पे मत जाइए कि सर कितना हमें लिखना है या पेज हमें फिल करना है। बेटा सारे क्वेश्चन रीड किए जाते हैं, पढ़े जाते हैं, अच्छी तरह मार्किंग की जाती है, समझ लीजिए। तो ये कुछ बातें मैं आपको पेपर से रिलेटेड आपको बता रहा हूं। यहां पर वापस आते हैं बच्चों, किस बात पे आ जाए सर, पेपर जो आपका है आपने बहुत मेहनत की है। कोई बच्चों को लग रहा है सर हम सब भूल गए, अब नहीं आ रहा सर कुछ भी याद हमें, सर डर लग रहा बहुत ज्यादा। डर लगना अच्छी बात है पर ये 10 दिन कम नहीं होते, अभी 10 दिन है बच्चों, पूरी मेहनत करिए। कोई नई चीज ट्राई नहीं करेंगे, कोई दोस्त बोलेगा मैंने ये बुक कर ली वो, बिल्कुल उसको फोन ही बिल्कुल बंद कर दो। आपने खुद पढ़ा है, जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, नई चीज ट्राई नहीं करनी है। मॉक टेस्ट भी इसलिए थे कि आपको एक रिहर्सल मिल जाए, एक एग्जाम का एक माहौल मिल जाए, और कोई बात नहीं है बच्चों कि उसमें से कोई पेपर आना है नहीं आना, सब कुछ जो आपको पढ़ा है पेपर उसी में से आएगा। पेपर के लिए तैयार हो जाइए, अच्छी तरीके से आपको पेपर देना है और पास सभी बच्चों को होना है। पेपर में आपको तो पेपर अच्छे आएंगे, बढ़िया आएंगे बच्चों, तो तैयार हो जाइए आप। कहीं कोई दिक्कत है, किसी भी तरीके की बात है, कभी भी आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप जो बच्चे भेजते हैं मैं उनको रिप्लाई करता ही हूं। बट अब आपको बेटा खुद मेहनत करनी है और बड़े बड़े क्वेश्चन निकालने की जरूरत नहीं है। कंसेप्चुअल पे जाइए,
कोई जरूरत लगती है तो किसी टॉपिक का आप कोई ऐसा क्वेश्चन जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले भी करवाता रहा हूं, कुछ क्वेश्चन मैंने मार्क करवाए थे आपको अकाउंट्स में कि आप उस क्वेश्चन को करेंगे तो पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, आप सिर्फ उसको उस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। बाकी जितना आपको ठीक लग रहा है खास तौर से, ठीक है, लॉ के पेपर में, इको के पेपर में, आप बच्चों जो पढ़ चुके हैं उससे बाहर मत जाइए। जो आपका मन अंदर से कहता है मुझे अभी अगले घंटे में ये रीड करना, 12 से 15 घंटे पढ़िए बेटा 10 दिन। ये 10 दिन की मेहनत है और आपको इसका फायदा मिलेगा। जब रिजल्ट आएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा, पार्टी फंक्शन होंगे, आप बेफिक्र रहिए। अच्छा, एक लास्ट बात जाते जाते मैं जरूर बता दूं, कोई बच्चे बहुत ज्यादा सोच रहे सर ये ऑप्ट आउट हमारे किसी सीनियर ने बता दिया, आप इस चक्कर में मत पड़ो। आपको चारों पेपर देने हैं, उसके बाद बात करेंगे। कोई ऑप्ट आउट आपके लिए नहीं है, आपने मेहनत करी, आप पेपर दे सके। सर फिर भी सर कुछ तो बता सर, देखो हो गए ना फिर शुरू, ऑप्ट आउट बता दो, आपको बता दो। बेटा ऑप्ट आउट कुछ नहीं है, जिनको वास्तव में कोविड हो गया है या पेपर के दौरान उनको दिक्कत महसूस हो रही है, उनकी फैमिली में कोई ऐसा है, उनके लिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो बेचारा बच्चा खुद भी परेशान हो और साथ में कुछ और बच्चों को भी इन्फेक्शन हो, तो उससे बचने के लिए, और ये गवर्नमेंट की तरीके से, गवर्नमेंट की पॉलिसी का भी पार्ट है, जो बच्चा कोविड इन्फेक्टेड है या फैमिली में, वो एग्जाम सेंटर में ना जाए। लेकिन वो फीस तो सबमिट कर चुका है, जब उसने एग्जाम फॉर्म फिल किया था तब तो उसको नहीं था ऐसा कुछ भी, लेकिन आज उसको कोविड हो गया या सिटी में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो बच्चों ये उनके लिए ऑप्ट आउट है। आप अगर इसका इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई है, चलो मुझे कुछ और वक्त मिल जाएगा, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। पूरी मेहनत से पेपर दीजिए, पास होने वाले हैं। फिर भी अगर 1% में आपकी बात मान भी लेता हूं कि नहीं सर थोड़ा और वक्त मिल जाता तो अच्छा होता, तो बेटा वो पेपर के बाद अगले अटेम्प्ट में लेना, फिर आप री अटेम्प्ट करना उसको। सर लेकिन फिर तो हमारा नुकसान हो जाएगा सर, अभी तो फीस एडजस्ट। बेटा शायद नहीं पता होगा, आईसीआई भी एक बार पेमेंट लेता है, वो ले चुका है, हम भी अपनी पेमेंट आपसे ले चुके हैं, वो दोबारा पेमेंट नहीं मांग रहे, हम आपसे नहीं मांग रहे। हाँ, एक एग्जाम फॉर्म की एक नॉमिनल फीस है, जब अगर आप दोबारा रिपीट करना भी पड़ता है, जो कि नहीं होना चाहिए, तो वो एग्जाम फॉर्म की फीस देने में क्या दिक्कत है भाई? उसके लिए आप अपना रिजल्ट रोक रहे हैं, आपका दोस्त पास हो जाएगा और आप रह जाओगे, फिर आपको लगेगा। तो क्या करना है, ऑप्ट आउट भूल जाना, बिल्कुल कोई ऑप्ट आउट नहीं बोलेगा आपसे, ठीक है। मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, इसी पेपर से हम पास होंगे। कोई ना तो खुद डरने की जरूरत है, किसी को डराने की जरूरत है। घर में ऐसा कोई माहौल नहीं बनाना आपको, ठीक है। पढ़ाई करनी है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करनी है, और जो 5 चीजें मैंने आज आपको बताई है, उन 5 चीजों पर आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप जल्दी से अगली स्टेज इंटरमीडिएट पर मुझे मिले। बस इसी के साथ मैं भी आपके लिए दुआ करूंगा। मेरे पास तो यही काम है, या कुछ प्रॉब्लम पूछोगे तो वो बताऊंगा, मेहनत तो आप ही को करनी है, लिख के आपको आना। अच्छा सर एक बात और, सर एग्जाम सेंटर पे आप मिलोगे नहीं मिलोगे? बेटा ऐसी देखो 2 सेंटर हो गए, एक वक्त में दोनों पे नहीं मिलूंगा, लेकिन हाँ एक दिन एक सेंटर पे, दूसरे सेंटर पे पूरी कोशिश रहेगी आपके पास वहीं पर मिलो। चलिए बाय, थैंक यू वेरी मच।